सिर्फ खौफ था, जिंदगी बेवकार और बेअमान थी। सवात के रिहायशी अपनी जन्नत नजीर वादी से हिजरत करने पर मजबूर थे। ऐसे में एक 13 साल लड़की उजड़े हुए शहर में एक घर से दूसरे घर जाकर बच्चों को तबाहल स्कूलों में तालीम जारी रखने पर आमादा कर रही थी। जी आप बिल्कुल सही पहचाने आप। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलाला यूसुफजई। जी हाँ, वही मलाला यूसुफजई जिसने अपने सफर का आगाज मुश्किल तरीन दौर में किया। किस तरह से इस मासूम बच्ची ने अपने सफर का आगाज किया, किस तरह से आज वो इस सतह पर पहुंची है कि दुनिया उसे पहचानती है, और किस तरह से वो आगे अपने सफर को जारी रखेगी, आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। मलाला, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें मौका दिया कि हम कुछ ऐसी बातें तुमसे जान सकें जो बिल्कुल निजी ज़िंदगी की थी, या शायद जो अब तक तुमने किसी भी टीवी चैनल के ऊपर नहीं कही हैं। थोड़ा सफ़र शुरू से हम अगर शुरू करें, किस तरह से तुम यहाँ तक पहुँची? सबसे पहले तो तुम्हारे इलाके का जो माहौल था, सवात के इलाके मैंगोरा में तुम रहती थी, क्या कभी वालिदैन ने कभी प्रेफर किया कि नहीं बेटे को पहले तरजीह दी जानी चाहिए पढ़ाई में, या तुम्हारी दूसरी बहन और तुम्हें कभी तरजीह मिली? तो हमारे इलाके में तो इस तरह बहुत होता है, लेकिन मेरी फैमिली जो है एजुकेटेड है, लिबरल फैमिली है, तो इसलिए हमारे घर पे मतलब मुझे ही ज़्यादा तरजीह दी गई है। और बाज़ औक़ात तो मेरे भाई जो है मेरे वालिद से शिकायत करते हैं कि आप तो हमें इतनी तवज्जो नहीं देते जितने आप मतलब मलाला को देते हैं, तो इसलिए वो कभी कभार गिला भी करते हैं। लेकिन हमारी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। यानी तुम्हारे साथ उल्टा उस भाई के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ कि उसको कम तरजीह मिली। अच्छा, तुमने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई में भी तुम बहुत अच्छी थी, स्टूडेंट्स में भी सब अच्छी थी, टीचर्स तुम्हें पसंद करते थे। फिर उसके बाद एकदम वहाँ पर दहशतगर्दों की यलगार हुई, स्कूल्स बंद हो गए, उसके बाद तुम लोग कोशिश के बावजूद भी स्कूल्स नहीं जा सके। किस तरह से तुमने प्रोटेस्ट किया, किस तरह तुमने बाकी लड़कियों को समझाने की कोशिश की कि स्कूल जाना चाहिए? वो हालात क्या थे, थोड़ा बताओ। तो हालात जो थे वो धीरे धीरे ख़राब होने लगे। मतलब ये नहीं है कि एकदम वो आए और कहा कि नहीं स्कूल नहीं जाना। पहले धीरे धीरे लोगों के दिलों में तालीम के ख़िलाफ़ वो उनको भड़काना शुरू कर दिया कि तालीम अच्छी चीज़ नहीं है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम में नहीं है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने तालीम पर पाबंदी लगा दी और कहा कि 15 जनवरी 2009 के बाद कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाएगी। तो मैं तो अपना तालीमी सिलसिला जारी रख रही थी और मुझे अचानक से ये खबर मिली क्लास में कि इस तरह हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खफा हुई। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये, इस दुनिया में 21st सेंचुरी है, हम किस तरह स्कूल नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, शर्त लगाते हैं, तुम हार जाओगे और हम जीत जाएंगे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ये लोग कहते हैं फिर नहीं होता। उसके बाद जब 14 जनवरी 2009 को मैंने देखा कि वाकई अब स्कूल बंद होंगे, अब सोचने लगी कि किस तरह अपनी तालीम को आगे जारी रखूँगी। और मतलब फिर मैंने बहुत ज़्यादा वो कोशिशें की। पहले कहा कि नहीं बोर्डिंग स्कूल जाऊँगी, फिर कहा कि किसी घर पे ट्यूशन करूँगी, फिर कहा कि नहीं मैं स्कूल जाऊँगी लेकिन छुप के, मतलब लोगों से घर के कपड़ों में और अपने बुक्स वगैरह अपनी चादर के नीचे छुपा के मैं स्कूल जाया करती थी और मैंने ये जारी भी रखा। अच्छा, तुम्हारे वालिद के बारे में भी ये पता चला था कि जब डेडलाइन दी गई थी दहशतगर्दों की जानिब से कि इस तारीख के बाद अब कोई बच्ची स्कूल नहीं जाएगी, तो उन्होंने तुम्हारे साथ दूसरी बच्चियों को भी लाकर समझाया और उनसे कहा कि मलाला के साथ स्कूल जाएं। क्या वो उनके वालिदैन कायल हुए थे इस बात पे? तो कई ऐसे वालिदैन थे जिन्होंने कहा कि हाँ हमारी बेटियाँ जो है वो स्कूल जाएगी, वो पढ़ेंगी, वो इस मुल्क का नाम रोशन करेगी। लेकिन कुछ ऐसे वालिदैन थे जिनको इस बात का खदशा था कि अगर मेरी बेटी स्कूल जाएगी तो ऐसा ना हो कि कल उसकी जान को खतरा हो, और मतलब कुछ भी हो सकता था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त हर रात जो है हमें वो मतलब जब हम सुबह उठते तो 1 लाश 2 लाश मिलती है हमें। अच्छा, जब तुम बुर्का पहन कर जाती थी, किताबें छुपाकर चादर के अंदर या पहनती थी, डर नहीं लगता था कि अगर रास्ते में किसी ने पकड़ लिया या पहचान गए या उनको पता चल गया तो क्या सुलूक करेंगे वो? मुझे इस तरह लगा कि जब मैं जा रही थी स्कूल तो उस वक्त मेरे जहन में ये था कि मेरे जो इरादे हैं, मेरे जो अज़ाइम हैं, उनको मैं अपने डर के आगे नहीं आने दूंगी। ये एक रेस चल रही है और उसमें मैंने डर को पीछे रखा है और मेरे जो इरादे हैं, जो अज़ाइम हैं, जो जज्बात हैं, उनको मैंने आगे लाना है। और यकीनन अगर इंसान के दिल में इस तरह कुछ करने की ख्वाहिश हो, कुछ करने का जज्बा हो, तो वो डर को अपने अंदर दबा के रखता है। अच्छा, उसके बाद वहाँ से वो दहशतगर्द चले गए, इलाके में अमन हो गया, सवात की रौनकें बहाल हो गई, पीस वैली एक मरतबा फिर जो है उसी तरह से खूबसूरत नजर आने लगी।
फिर एक दिन खबर आई कि तुम्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन अवार्ड के लिए बच्चों के नामजद कर दिया गया। जब ये खबर मिली कैसा रिएक्शन था तुम्हारा? मैंने रात को देखा कि मेरा नाम जो है इस बैनुल-अक़वामी इदारे ने नामजद किया है कि ये बच्ची जो है इसने अपने हकूक़ के लिए कुछ बोला है और ये खड़ी हुई, और उसके साथ 4 और भी बच्चे थे जिनको देखे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं इन बच्चों ने, इनके साथ मेरा नाम आया, यही यकीनन खुशी की बात थी। लेकिन खुशी तब बढ़ गई जब मैंने लोगों का रिएक्शन देखा, जब मैंने देखा कि लोग किस तरह खुश हो रहे हैं मेरे लिए, पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं मुझ पर फ़ख्र कर रहे हैं। तब जाके अंदाज़ा हुआ कि मतलब लोग यकीनन जो है मेरे लिए खुश है, और यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। अच्छा, इसके बाद लेकिन पाकिस्तान में भी तुम्हें खुद अमन अवार्ड के लिए नामजद किया गया और फिर वज़ीर-ए-आज़म गिलानी की तरफ से तुम्हें दिया भी गया। वज़ीर-ए-आज़म से जब तुम्हारी मुलाकात हुई कैसी रही? मैं जब जा रही थी सवात से तो मैंने दोस्तों से कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलने जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक ने कहा कि चले मेरा सलाम उनसे कह देना, कुछ बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी है, लेकिन एक बच्ची ने कहा कि चलो जब तुम जाओगी तो मेरी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म साहब को हक करना। मैंने कहा अच्छा, जब मैं उनसे कहूँगी तो वो कहेंगे कि जहाँ तक हक करने का ताल्लुक़ है तो उसे खुद आना चाहिए था। मैंने कहा, तो फिर वो हंस पड़ी। मतलब हम क्लास में बहुत ज़्यादा गपशप लगाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ क्लास में। मैं उनको अगर मैं जब यहाँ पे आती हूँ दूसरे लोगों से मिलती हूँ तो वो मुझे इज़्ज़त देते, अप्रिशिएट करते, कहते कि मलाला आई है, कि जब मैं क्लास में होती तो वो मुझे कुछ भी नहीं समझते। चलें जी, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ अंदर की बातें भी जानेंगे, ये भी जानेंगे मलाला से कि जब अम्मी से इसको डांट पड़ती है तो फिर क्या होता है, अब्बू से डांट पड़ती है तो फिर कौन आखिर है जो बचाता है इसको आके। कुछ इससे और भी अनकही बातें सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अवार्ड का बाद में पता चला कि वो मिकेला नामी लड़की को मिला है और मैं सिर्फ नॉमिनेट हुई हूँ। तो खुशहाल मेरा भाई जो कह रहा था कि ये मेरी बद्दुआ तुमने ली थी इसलिए तुम्हें नहीं मिला और ये तो मेरे साथ झगड़ा करती, यही वजह है। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मलाला यूसुफजई से जो सवात से कराची तक का सफ़र तय करके आई है, किस तरह से ये सफ़र गुजरा, कराची कैसा लगा। मलाला, ये सब सारे सवाल जो है ना हमने तुमसे अभी बाद में चल के पूछने, लेकिन अभी और कुछ बहुत सारे सवाल हैं जो पूछने के लिए हमने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है जो बड़े इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। आओ चलो उनसे तुम्हें मिलवाते हैं और देखते हैं कि उन्हें तुमसे क्या सवाल पूछने हैं। हमारी स्पेशल जो मेहमान है मलाला वो आ चुकी हैं, आइए। और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे सवाल हैं मलाला, तो आप तैयार हो जाएं। कहाँ से शुरू करें? जैसे कि इस्लामाबाद और कराची वाले जो यंगस्टर हैं वो सवात के नौजवानों के लिए तालीम के हवाले से क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आर्टिकल्स के ज़रिए भी जो है इंसान अपनी राय का इजहार कर सकता है और आप बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं कि जी हमारे इस तरह के तासुरात हैं और हम जो है बच्चों के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, तो आपके आर्टिकल्स लोग पढ़ेंगे और आपसे रब्ता करेंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप उसके ज़रिए बच्चों के हवाले से काम कर सकते हैं। आप एज एन इंडिविजुअल आप बहुत काम कर चुके हैं, मतलब आप नोबेल प्राइज़ के लिए जो पीस ऑफ एम्बेसडर के लिए उसके लिए आप सिलेक्ट हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 5 बच्चे हुए थे, उसमें आप भी थे। अब एज एन इंडिविजुअल आप क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू डू एज एन इंडिविजुअल? मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के हकूक़ के लिए काम करूँ, वो अगर इंडिविजुअल हो या ग्रुप एक्टिविटी हो। लेकिन दरअसल मैं मलाला एजुकेशन फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ। अब मेरे स्टडीज़ के वक्त है, मेरी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है और हो भी रही है, तो मैं चाहती हूँ कि स्टडीज़ को भी जारी रखूँ और उस मयार से जारी रखूँ जिस तरह पहले था। और इसके साथ साथ मलाला एजुकेशन फाउंडेशन भी बनाना चाहती हूँ। उसमें मैं उन बच्चों को एजुकेशन दूंगी जो कि डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है। ये जो बच्ची हमारे साथ मौजूद है, ये ताल्लुक तो इसका मैंगोरा से ही है, लेकिन ये स्पेशली कराची में रहती थी, तो जब इसे पता चला कि मलाला यहाँ पर आ रही है तो इसने कांटेक्ट किया, बड़ी मुश्किल से इसको कांटेक्ट मिला मलाला का और ये उससे आज मिलने के लिए यहाँ पर आई है। अच्छा, आप क्या सवाल करना चाहोगी और कैसे मिल सकी आप मलाला से? जी, मैंने बहुत कोशिशें की है, मैं बहुत मुश्किलों से मिली हूँ। मुझे इसका कॉन्टेक्ट नंबर बहुत मुश्किलों के बाद मिला है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। कल ये हमारे घर आई, हमने इन्वाइट किया और उन्होंने हमें इतनी इज्जत दी कि ये हमारे घर आई। अब मेरा इससे क्वेश्चन ये है कि मलाला, जब आप मलाला एजुकेशन फाउंडेशन बनाना चाहती है, अगर मैं उसमें आपका साथ देना चाहूँ तो क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगी? बिल्कुल, मुझे तो आप जैसी लोगों की ज़रूरत है जो कि विलिंग हो, जो जिनके अंदर जज्बा हो कुछ करने का, तो मैं ज़रूर लूँगी। और आप सबको मैं चाहती हूँ कि जो भी वॉलंटियर होना चाहता है आ जाए, दे आर वेलकम। मलाला, आपके काम के हवाले से तो हमने बहुत सारी बातें की और सब जो है हम सब आपके थैंकफुल हैं कि आपने जो है ये पूरा सवात, पूरा पाकिस्तान इवन आपके थैंकफुल है। लेकिन जो एक आपकी उम्र के बच्चे का
रेगुलर लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, उसके बारे में आप अपना कुछ बताएं। मैं बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही ज़िंदगी गुजारती हूँ, टीवी देखती हूँ बच्चों के साथ। अपने भाई जो है मैं उनके साथ झगड़ा करती हूँ रेगुलरली, और अम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है नमाज ना पढ़ने पर। बहुत ज़्यादा मैं घर में अच्छी बच्ची नहीं हूँ, मैं स्कूल में बहुत अच्छी बच्ची हूँ लेकिन घर पर भी नहीं हूँ मैं। चलिए, आज मलाला ने बड़ी अहम तरीन खबर दी है कि ये घर के अंदर बिल्कुल भी अच्छी बच्ची नहीं है लेकिन स्कूल के अंदर खासी अच्छी बच्ची है। चलिए, मेरे ख्याल से आप तमाम लोगों को तो सवालों का जवाब मिल गया होगा। मलाला घर में कैसी शख्सियत है, किस तरह से अपनी आम जिंदगी गुजारती है। अब हम कुछ जरा मलाला से पूछते हैं कि कराची में आने के बाद इनको कैसा लगा कराची शहर, और यहाँ के लोग कैसे लगे। चलो, तो फिर आज ये इंकशाफ भी हो गया कि तुम घर में अच्छी बच्ची नहीं हो। चलो, कुछ थोड़ा हमारे देखने वालों को बताओ कि घर में कितना काम करती हो, अम्मी डांटती हैं नहीं डांटती हैं कि ज़रा ये भी तुमने बनाना है, चाय सही नहीं बनाई है, अंडा सही फ्राई नहीं किया है। अम्मी तो मैं काम नहीं करती और अम्मी कहती है मैं नहीं करती। सारी अम्मियाँ ही वैसे ऐसी होती हैं, पता नहीं मैं क्यों। नहीं करती काम, और इसके साथ साथ भाई के साथ झगड़ा करती हूँ। इसके हवाले से अम्मी जो है बहुत ज़्यादा डांटती हैं कि भाई के साथ झगड़ा मत, उसमें उसका भी बहुत ज्यादा कसूर होता है। लेकिन अब अब्बू मेरा अच्छा, वो पहले ये कह रहा होता है कि जी इसको ज्यादा तवज्जो मिल रही है, जैसे आपने भी पहले बताया था। और अब्बू जो मेरा साइड लेते हैं और अम्मी जो है मेरे भाई का साथ देती है, तो इसलिए वो झगड़ा तो होता रहता है। और साथ साथ नमाज पे वो मुझे बहुत ज़्यादा ताकीद करती हैं कि नमाज टाइम से पढ़ो, क्योंकि मैं पता नहीं सुस्त हूँ। और बाकी मैं अच्छी बच्ची बाकी अच्छी बच्ची हो। चलो जी, मलाला कह रही थी बाकी सब तो ठीक है, बस ये छोटे छोटे मसले ये तो होते रहते हैं, वैसे ये सबके बचपन में सबके साथ ही होते हैं। अच्छा, जब तुम्हें नॉमिनेट किया गया था इंटरनेशनली भी, तो वालिदैन ने कैसा मतलब रिएक्शन दिया था जब तुमने उनको आके बताया था कि मुझे इंटरनेशनली इतनी बड़ी सतह के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और मुझे 5 लोगों में से दुनिया भर में से एक मैं बच्ची हूँ जिसके बारे में कहा गया है। कैसी खुशी उनको हुई थी, क्या उनका रिएक्शन था? मेरे वालिदैन तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन जब अवार्ड का बाद में पता चला कि वो मिकेला नामी लड़की को मिला है और मैं सिर्फ नॉमिनेट हुई हूँ, तो खुशहाल मेरा भाई जो कह रहा था कि ये मेरी बद्दुआ तुमने ली थी इसलिए तुम्हें नहीं मिला और ये तो मेरे साथ झगड़ा करती यही वजह है। और बाकी जो मेरे भाई है ना, वो बहुत ज़्यादा बुद्धू किस्म के, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ये क्यों वज़ीर आज़म के पास जा रही है, क्यों CM साहब के पास जा रही है। अच्छा। उनको इससे कुछ पता नहीं है और ना ही वो समझना चाहते हैं, वो बादशाह लोग हैं। और मेरी अम्मी जो है बहुत ज़्यादा खुश है, वो मुझ पर फ़ख्र करती है और वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब लोग उनसे मेरे बारे में बात करते हैं। वैसे आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारे देखने वालों ने कभी मलाला का ये रूप नहीं देखा होगा कि घर में आकर क्या हो रहा होता है, उसके भाई क्या रिएक्शन दे रहा होता है, अम्मी क्या कर रही होती है, पापा क्या कर रहे होते हैं। ये सारी बातें आप सब लोगों को यकीनन पसंद आ रही होंगी। मलाला की कुछ और अनकही बातें भी हम इनसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मलाला जो कि सवात से यहाँ तक का सफ़र तय करके आई है, इसको हम कराची की पहचान यानी कि साहिल समंदर पर ले आए। मलाला ये बताओ कराची शहर कैसा लगा और साहिल पे आकर कैसा लगा? मैं पहली बार कराची आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है समंदर की लहरों को देख के, और ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सवात में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये ठंडी ठंडी हवाएं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तुमने यहाँ पर ऊँट की सवारी या घोड़े की सवारी की है, ये भी हम तुम्हें मज़े करवाएं? नहीं, मैंने ऊँट की सवारी अभी तक नहीं की, और चले ये भी कर लेंगे। चलो ठीक है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद लेकिन ये करेंगे। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं अपने आप से भी, मुल्क से भी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तुम उनमें से एक हो जिसने लोगों के लिए और ख़ासतौर पर सवात के लिए कुछ करना चाहा। अब क्या चाहती हो, गवर्नमेंट से किस किस्म की सपोर्ट चाहिए? वज़ीर आज़म से तुम मिल चुकी हो, क्या उनसे तवक्को है कि ऐसा क्या कर सकते हैं वो जिससे सवात के हालात मज़ीद बेहतर हो, ख़ासतौर पर बच्चियों की तालीम के हवाले से? तो सवात के हालात तो अब बेहतर है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पे तरक्याती काम हो। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे, ख़ासतौर पर लड़कियों की तालीम पर। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर सड़कें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का है बिल्कुल तबाह हो चुका है। हम चाहते हैं कि वहाँ के पुल, वहाँ की सड़कें, वहाँ के स्कूल दोबारा तामीर कराए जाए। इसके साथ साथ लड़कियों की स्कूलों में काफ़ी हद तक कमी है, बल्कि जो भी है वही ठीक ही नहीं है। सिस्टम का वो बहुत ज़्यादा बुरा निज़ाम है वहाँ का। तो मैं चाहती हूँ कि सवात की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, इसके साथ साथ और भी तरक्याती काम किए जाए। चलो, अब कुछ मुझे ये बताओ कि तुमने सवात से बाहर निकली, तुम कराची आई, इसके अलावा इस्लामाबाद भी गई, क्या डिफरेंस लगा उन लोगों से मिलके जो कि तुम्हारे शहर से बिलोंग नहीं करते थे? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद सवात कभी गए भी ना हो। कैसे तुमने उसकी तस्वीर लोगों के सामने पेश की?
देखिए, स्वात में अमन है और इसका जो सबसे बड़ा सबूत ये है कि वहाँ पर मुझे अवार्ड मिला है। अगर तालिबान वहाँ पर थे, अगर है भी, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि मैं वहाँ पर मतलब मेरी इतनी लोग मुझे पहचान लेते, क्योंकि तालिबान के होते हुए कोई कुछ भी नहीं कर सकता था उस वक्त। तो स्वात में बिल्कुल अमन है और मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी कि आप स्वात आए और आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप आते ही नहीं है तो आपको किस तरह पता चलेगा। जब मैं कराची आ रही थी तो मेरे जहन में यही था कि कराची जो है एक ऐसा ही शहर होगा जहाँ पे लूट मार होगा, मेरे पास जो भी होगा वो मुझे छीन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी जो मेंटल जो है, ये मतलब ये हमारे जहन में ये सब कुछ पहले से किसी ने डाला होता है कि कराची यही शहर है, स्वात यही शहर है, मतलब इस तरह नहीं है। अच्छा, वैसे तुम्हारी उम्र के लिहाज से शायद ये सवाल बहुत पहले हो जाए, लेकिन फिर भी शायद जिस जगह से तुम बिलोंग करती हो वहाँ पर बच्चियों की शादियाँ खासी जल्दी हो जाती हैं। तो कभी कभी अम्मी कहती हैं कि बस तुमने बहुत पढ़ लिया, बस तुमने मैट्रिक करने के बाद तुम्हारी शादी कर देनी है। कभी लड़ाई होती है इस बात के ऊपर भी? नहीं, कभी कभी वो तंग करने के लिए भाई वगैरह कहते हैं कि भाई कहता है कि बस इसकी शादी करा दो या मैं ऐसे ही बैठी रहेगी क्या घर पे, और वो मजाक में कहते हैं, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं है। और स्वात का ये बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ पर मैट्रिक के बाद बच्चियों की शादियाँ कराई जाती हैं और वहाँ उनको मतलब उनके गुड़िया खेलने के वक्त होते हैं और वो बच्चियाँ जो है वो पालती है और बच्चे पालते हैं वो बच्चियाँ। तो यकीनन अफसोस की बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस सोच को जो है ख़त्म कर दूँ और मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से शुरू करना चाहती हूँ। मैं शादी कम उम्र में नहीं करूँगी। अच्छा, अब लेकिन अब आने वाले अगर दिनों में देखती हूँ, जैसे टूरिज़्म के हवाले से स्वात को खासा बुरा फेस से गुजरना पड़ा है। अब टूरिज़्म में और दूसरी चीज़ों को देखते हुए भी, वहाँ के हालात को देखते हुए मीडिया मज़ीद क्या कर सकता है? वहाँ पर जा सकता है या वहाँ के जो भी फेस्टिवल्स वगैरह हैं उनको हाईलाइट कर सकता है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मीडिया पे जो स्वात के जो बुरे फैसले हैं वो बहुत आ चुके हैं, मतलब तालिबान, दहशतगर्दी, धमाके की वो सारी फुटेजेस बहुत आ चुकी हैं। लेकिन अब स्वात के हसीन मनाजिर भी लोगों को दिखाने हैं। अब मतलब हमारी जो स्वात का जो मईशत है वो तो सिर्फ इंडस्ट्री पे ही चलता है, टूरिज़्म इंडस्ट्री पे, और अगर वो ही ना रहे तो फिर मतलब वहाँ की जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा तबाह हो रही है। तो इसलिए मीडिया से गुजारिश है कि वो स्वात का जो सॉफ्ट इमेज है वो लोगों के सामने लाए।